तो हेलो फ्रेंड्स, हम क्लास में पढ़ा था कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। उसके कुछ उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से आएंगी। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप के अलावा आप मुझे बताइए कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी के अंदर कोई भी डाउट जितना हमने पढ़ा अभी तक बारे में बताइए। कॉर्पोरेट वेल्थ अच्छे से समझ में आई क्या था? कंपनी एक मेंबर्स को क्या देता है? एक शील्ड देता है जो कंपनी को मेंबर्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। और लाइट कुछ इसके एक्सेप्शंस थे, मतलब कुछ सिचुएशंस में वो शील्ड कंपनी क्या कर लेगी? कर लेगी लिफ्ट, मतलब हटा देगी। मतलब मेंबर्स आर पर्सनली लायबल फॉर द एक्ट ऑफ कंपनी एंड आउटसाइड। केस लॉ पढ़ा था हमने, सैलमन वाला अच्छे से हो गया था। एक्सेप्शन पढ़े, फर्स्ट एक्सेप्शन पढ़े। चलो ठीक है। एक्सेप्शन मतलब उस सिचुएशन में ऐसा होगा कि मेंबर्स आपके पर्सनली लायबल होंगे बिकॉज कंपनी इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी। इस केस में कंपनी हमेशा अपने मेंबर्स को प्रोटेक्ट करते हैं कंपनीज एक्ट की। कंपनीज के एक्ट की जिम्मेदारी कंपनी के मेंबर पे नहीं लगेगी। बट कुछ 5 केसेस ऐसे होंगे जिसमें कंपनी के एक्ट की जो लाइबिलिटी होगी वो मेंबर पे भी लगेगी। अच्छा क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी बता सकते हो कोई मुझे? कंपनी लॉ की डेफिनेशन बताओ कंपनीज की। फिर वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत मज़ेदार। पेपर में आएगा, मैं लिख के देता हूँ तुम्हें। आंसर शीट मंगवा देना अपनी, फुल मार्क्स मिलेंगे। बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर का, दिल खुश हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, 5 करवाई थी। फर्स्ट सिर्फ हाइडिंग बताओ, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड बताओ, थर्ड आर्टिफिशियल एंड फोर्थ कॉमन सील एंड लिमिटेड लाइबिलिटी। 5 पॉइंट से 4 नंबर का पेपर में आएगा, 5 का नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन करके आएंगे, चारों पॉइंट लिख के आएंगे। 3 3 4 4 लाइन अपने हिसाब से जो नोट्स में आपने अपनी लैंग्वेज में बनाया है वो लिख के आना। इसको रेफर चाहे मत करना, बट मेक श्योर हमारा कंसेप्ट वही वाला हो, ठीक है? ये मत लिखे हो कल को कुछ भी लिखा हो बीकॉम वाले पेपर की तरह, ऐसा मत कर। मेक श्योर कंसेप्ट हमारा सारा वही हो, एक एक लाइन इससे मैच होती हो। ऑलराइट। फिर हमने पढ़ा कॉर्पोरेट वेल। कॉर्पोरेट वेल बेसिकली एक प्रोटेक्शन है, मेंबर्स को मिलता है। अच्छे से कर लिया था हमने फर्स्ट पॉइंट, और मेरे ख्याल से इसका सेकंड पता नहीं, थर्ड पॉइंट पेंडिंग था। आज करवा देता हूँ। सेकंड पॉइंट मैंने करवा दिया था, फोर्थ करवा दिया था एंड फिफ्थ करवा दिया था। चलो फर्स्ट पढ़ते हैं। कॉर्पोरेट वेल के एक्सेप्शंस क्या क्या है? कॉर्पोरेट वेल मतलब कुछ ऐसे केसेस में आपकी जो है जो प्रोटेक्शन है वो लो वापसी आपसे ले लेगा। मतलब कोई भी एक्ट कंपनी करेगी उसमें फर्स्ट पर्सन लायबल होंगे। फर्स्ट देखो, टू डिटरमाइन द करेक्टर ऑफ द कंपनी। कंपनी का करेक्टर कैसा है वो चीज़ डिपेंड करेगा। करेक्टर का मतलब समझ में, केस लोग पढ़ते हैं। डेलीमार कंपनी लिमिटेड एंड कॉन्टिनेंटल टायर रबर कंपनी, एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उसके बारे में केस लो है। बहुत अच्छा केस लो है, पूरा कंसेप्ट आपका इस एग्जाम्पल से। केस लो के मतलब समझना, सिर्फ एक कंपनी कौन सी है? बड़े ध्यान से सुनो। ये दो कंट्री है, कौन कौन है? दूसरी कौन के बीच क्या चल रही है? तो मैं आपस में इनकी लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड वार समझ में चल रहा है, अभी ऑनगोइंग है। लैंड के अंदर ना भाई, दो कंपनीज है, आपस में क्या करती है? सेल परचेज करती है गुड्स एंड सर्विसेज। फर्स्ट इज एयर लिमिटेड कंपनी, दूसरी कौन सी? दिल्ली मार्ट। ये दो कंपनीज आपस में ट्रेडिंग करती है। इस कंपनी के सारे शेयर होल्डर कौन सी कंट्री के हैं? अब क्या हुआ, इनको पता था कंपनी कौन है, कॉन्टिनेंटल। कहाँ पे बनी हुई है? दोनों की दोनों कंपनी कहाँ बनी हुई है? दोनों की दोनों कहाँ बनी हुई है? इंग्लैंड में। अब डेलीमर कंपनी के शेयर होल्डर क्या बोले, मेंबर्स क्या बोले? ट्रेड नहीं करते। वो नहीं करते यार, ऐसा तो मत। आप हमारे क्या हो, वर्ल्ड वार 1 चल रहा है, एनिमी कंट्री हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देंगे बट और एलियन फ्रेंड जिसमें हमारी कंपनी के रिलेशन अच्छे, उससे हम कोई कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं। हम कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, हम आपसे नहीं करेंगे। कहेगा हमने आप पे केस करना है, ऐसे कैसे नहीं करोगे? कॉन्टिनेंटल कंपनी ने मुंह चक के केस कर दिया डेली मार। वो, वो क्या बोले डेलीमर वाले, भैया
आप कंपनी में केस कैसे कर सकते हो? मेरे तो कैसे, आप बताओ अलग कैसे हैं? कॉन्टिनेंटल वाले अलग कैसे हैं? इंग्लैंड में हम इस्टेब्लिश है, हमारा जर्मनी से कोई लेना देना ही नहीं है। भैया कैसे लेना देना नहीं है सर? सारे के सारे शेयर होल्डर कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं, आपके एनिमी कंट्री के हैं। वो बोलेगा रुक जाओ, कॉन्टिनेंटल वाले बोले रुक जाओ भाई साहब, शेयर होल्डर एंड मेंबर्स जो हैं आर सेपरेट फ्रॉम कंपनी। हम दोनों अलग अलग है, कंपनी अलग है, मेंबर अलग है। कंपनी अलग है, आप कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ कर रहे हो? कंपनी के साथ। कंपनी तो इंग्लैंड की बनी हुई है, इसलिए हम आप पे केस करेंगे। चला गया कोर्ट केस के अंदर, चला गया केस कोर्ट के अंदर। कोर्ट वाले क्या बोले? यार ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं डेलीमर वाले, आप बिल्कुल केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि एनिमी कंट्री का है। इट मीन्स इस केस के अंदर करेक्टर कंपनी का हमें पता करना है कैसा है, एनिमी कंट्री है या नहीं। यदि एनिमी कंट्री है तो कंपनी और मेंबर्स को सेम समझा जाएगा, आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, आप उस डेलीमर पे केस नहीं कर सकते। केस लो समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? दो कंपनीज थी बच्चों, कॉन्टिनेंटल एंड डेलीमर। दोनों कंपनी इंग्लैंड में बनी हुई थी। कॉन्टिनेंटल के सारे शेयर होल्डर कौन से, कहाँ के थे? जर्मनी के थे, एनिमी कंट्री के थे। कॉन्टिनेंटल कंपनी कहती हमसे, हमारे साथ कॉन्टैक्ट करो। डेलीमार कहती हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? हम आपका यार वर्ल्ड वार चल रहा है, अपना हमारी अपनी कंट्री का, आपके सारे शेयर होल्डर का हमारी कंट्री के साथ। कॉन्टिनेंटल कंपनी बोलती है यार तुम वैसी बातें कर रहे हो, कंपनी चेक पढ़ो, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट लगाओ, कंपनी के शेयर होल्डर अलग है, हम अलग है, आपका कोई राइट नहीं कि आप इस बेसिस पे हमसे कांटेक्ट ना करो। तो वो कहते चलो कोर्ट में चलते हैं। कोर्ट में क्या बोले हाउस ऑफ लॉर्ड वाले? हाउस ऑफ लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट क्या बोला वहाँ का? सर इट इज़ नॉट ट्रू। अगर आपका कंपनी में चल रहा है तो सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो आपका मेन जो कंपनी है स्टैब्लिश बाय द एनिमी कंट्री पार्टिसिपेंट या एनिमी कंट्री मेंबर्स, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। चले वॉइड का मतलब भी समझाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, एक बार पहले ही समझो। बड़ा ही शानदार कंपनी है देखो, आपको केस वेट में समझ में आएगा। फैक्ट क्या थे केस के? कॉन्टिनेंटल टायर वाज ए कंपनी, कहाँ पे रजिस्टर्ड थी? इंग्लैंड में। बट मोस्ट ऑफ द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर वर जर्मन, जर्मनी से थे। वर्ल्ड वार वन चल रहा था जर्मनी इंग्लैंड का। कॉन्टिनेंटल टायर ट्राई टू स्यू डेलीमर कंपनी, स्यू मतलब केस कर दिया, स्यू मतलब केस करना, डेलीमर कंपनी पे केस कर दिया इंग्लिश कोर्ट के अंदर, मतलब फॉरेन कंपनी के, फॉरेन कंट्री के कोर्ट के अंदर, कि हमें हमारा कर्जा वापसी दो, हमें हमारा पैसा वापसी दो, हमें तुमसे कॉन्टेक्ट नहीं करना। डेलीमर आर्ग्यूड दैट कॉन्टिनेंटल टायर वाज ए एनिमी कंट्री। डेलीमर क्या बोला? कॉन्टिनेंटल कंपनी आपकी क्या है भैया? हमारी दुश्मन कंपनी है। दुश्मन कंपनी कैसे है सर? वो तो इंग्लैंड में बनी है। वो कहती डेलीमार सारे के सारे शेयर होल्डर वहाँ के हैं, तो वो फिर कॉन्टिनेंटल वाले बोले ऐसे कैसे सारे शेयर होल्डर सारे वहाँ के हैं, कंपनी तो सेपरेट है मेंबर से। अब देखो, since it was controlled by the Germans, so they should not be allowed to trade or sue in England during the war। अब वॉर के टाइम के अंदर हमारे साथ नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, ट्रेड कर सकते, नहीं हम पे कर सकते। क्वेश्चन समझ में आ गया? इशू कोर्ट के अंदर क्या आया जज के सामने? कैन ए कंपनी रजिस्टर्ड इन इंग्लैंड, कई कंपनी जो इंग्लैंड में रजिस्टर्ड है, क्या वो एनिमी कंट्री कंपनी मानी जाएगी? क्योंकि सारे के सारे उसके पीपल एनिमी कंट्री से कंट्रोल करते हैं, क्या ये माननी जाएगी? जजमेंट कोर्ट जज भाई सब क्या बोले? द हाउस ऑफ लॉर्ड हेल्ड दैट ए कंपनी कैन बी ट्रीटेड एज एन कंट्री इफ इट इज कंट्रोल्ड बाय द एनिमी नेशन कोड, चाहे वो फ्रेंडली कंट्री में ही क्यों ना रजिस्टर्ड होगी। कोर्ट क्या बोला? आपके अगर कोई कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आपके कोई कंपनी के शेयर होल्डर के साथ वॉर चल रहा है और उसके सारे शेयर होल्डर उस कंट्री के, हमारे इंडिया में कोई कंपनी खोल के बैठे हैं अपनी कंट्री में, जो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दोनों मेंबर और कंपनी को सेम माना जाएगा उस सिचुएशन में। सब समझ में आ गया? मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो क्या था? देयरफॉर कॉन्टिनेंटल टायर वाज कंसीडर्ड एज एन कंपनी, चाहे इंग्लैंड में क्यों ना स्टैब्लिश हुई हो, बट तो सेपरेट नहीं माना जाएगा, अभी भी माना जाएगा फॉरेन में, वहीं पे एनिमी कंट्री में। इट मींस सेपरेट लीगल एंटिटी का कांसेप्ट यहाँ पे, मेंबर आर पर्सनली रिस्पांसिबल एंड कोर्स कंट्रोलिंग माइंड जर्मन है, सो भैया कोर्ट पे कोई केस नहीं कर सकते, ना ही हमसे कोई कांटेक्ट कर सकते। एग्जाम्पल समझ में आ गया? बहुत इजी ढंग से क्या रहा है, बहुत इजी लैंग्वेज में किया हुआ है। आप पढ़ो। नॉर्मली a company is treated as separate legal person, पता ही है यार, बट इन द टाइम्स ऑफ वार, वॉर के टाइम में या फिर कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइम में, दिस सेपरेशन में नॉट बी नोन, इस सेपरेशन की जुदाई अलग नहीं मानी जाए, तो एक सेम माना जाए। द कोर्ट माइट वांट टू नो दैट, कोर्ट जानना चाहेगा
हु रियली कंट्रोल द कंपनी, एनिमी कंट्री में एक्चुअली कंट्रोल किसके पास, स्पेशली जब ये ओन और कंट्रोल हो कौन सी कंट्री का, ये कंट्री का। 10 मई 2025 को 9 मई 2025 को अपने इंडिया पे अटैक हुआ था पाकिस्तान का, रिसेंटली लास्ट ईयर, जी को पता ही है। पाकिस्तान के शेयर होल्डर इंडिया में आके कंपनी खोल दे अपने सिरसा में, मेरी कंपनी से कॉन्टैक्ट कर ले, मैं नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट, पागल हो तुम, मैंने भी कंट्री हो। वो कहेगा यार कंपनी तो सेपरेट है, पाकिस्तान, 4 पाकिस्तान का फ़ोन, पाकिस्तानियों का फ़ोन आ गया मेरे पास, आप कैसी बातें कर रहे हो, आप इंडिया में कंपनी है क्या, कंपनी हमसे अलग है। मैंने कहा भाई तुम्हारी लड़ाई चल रही है, मुझे कॉर्पोरेट वेल तुम्हारी कहा क्या लिफ्ट हो रही है इस सिचुएशन में, कोर्ट क्या बोलेगा, कंपनी एंड मेंबर आर द सेम, तो मैं आपके साथ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता कोई चीज़ है। So the court may lift the corporate veil to see whether the company is fully friend owned by the or our people or by the enemy, or by the enemy country or hostile country। मतलब यहाँ पे हमारी लड़ाई चल रही हो जो हमारे दुश्मन कंपनी। फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया, कोई डाउट, पेपर में नोट्स में जाके पैरे की ही लाइंस बना के अपने हिसाब से बढ़िया से लिख लेना, मेक श्योर रिलेटेड हो उस पैरे से, कल को कुछ भी ना लिख के आओ। जो बोल्ड वाले लाइन तो लिख ही लोगे, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, कोर्ट क्या चेक करेगा, राइट। इन केस लो लगा हुआ कौन सा, डेली मार कंपनी का, इवन दो चाहे वो कंपनी इज नॉट ए पर्सन एंड डज नॉट हैव फीलिंग और लॉयल्टी, ना फिर उनकी कोई लॉयल्टी है ना भी उनकी फीलिंग है, बट ये स्टिल अपनी एनिमी कंट्री मानी जाएगी क्योंकि एनिमी कंट्री के लोगों से कंट्रोल। इफ इट लुक लाइक द पब्लिक इंटरेस्ट माइट बी एट रिस्क, इससे पता चलेगा पब्लिक इंटरेस्ट का रिस्क भैया बहुत रिस्क पे है, द कोर्ट में डिसाइड टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल। बस बहुत सिंपल लगा, लाइन सिंपल लगी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर, कोई भी डाउट प्लीज आस्क, मैं आपको सारा फिर मैं अलग कर देंगे आपको, आपको नहीं कंपनी को, ठीक है। सेकंड पढ़े, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्स, से समझ में आया, करवा दिया था मैंने, क्या चीज़ थी वंश बताओ। मेरी मेरी कंपनी पे लेट्स सपोज मेरी मिसेस की कंपनी पे उसके पर्सनल इंडिविजुअल रिटर्न पे इंडिविजुअल इनकम पे मेरी मिसेस के 20% टैक्स लग रहा है, लेट्स सपोज मैंने कहा बोला अरे काम करते हैं 30% उसके ऊपर लग रहा है पर्सनल इनकम पे, मैंने कहा कंपनी बना लेते हैं आप तुम्हारे नाम रजिस्टर करवा देता हूँ, सब कुछ कर देते हैं, उस पर तुम्हें 20% टैक्स देना पड़ेगा, इनकम तो सारी सेम रहेगी। अब मैंने क्या किया, लॉ की पावर को सुपर सेट किया, लॉ की पावर को इवेट किया, टैक्स की चोरी करी, पहले मैं 30% देता था, मैंने 20% देना स्टार्ट किया। मेरा कंपनी बनाने का इंटेंशन बिजनेस करना था या टैक्स की चोरी था, टैक्स की चोरी। तो इस सिचुएशन में मेंबर्स और सेपरेट लीगल एंटिटी दोनों सेम मान जाएंगे, मेंबर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। मैं बोल दूंगा कल को कोर्ट में यार कंपनी को पकड़ो, हमें क्यों पकड़ रहे हो, यस इस सिचुएशन के अंदर मेंबर्स एंड पर्सनल आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। ऑलराइट, क्लियर। चलो छोड़ो, ठीक है, हेलो हेलो ओके, ठीक है, मेंबर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल। सेकंड पॉइंट क्लियर, एनीवन एनी डाउट। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा बच्चों हमने, थर्ड पॉइंट अभी तक कराया नहीं, एक बार के लिए स्किप करो, फोर्थ आ जाओ। फोर्थ मैंने अच्छे से कराया था, सब्सिडरी कंपनी, सिर्फ मैंने एक सब्सिडरी कंपनी फर्जी कंपनी सॉरी सब्सिडरी कंपनी बनाई हुई थी, सब्सिडरी कंपनी जिस कंपनी के मैं 51% से ज्यादा शेयर होल्ड कर लूं वो मैंने बनाई है, किस लिए, सिर्फ मेरे कंपनी मेरा एजेंट करने के लिए, मेरा एक एजेंट मेरे हिसाब से काम करे, कल को वो फ्रॉड कराई कंपनी। क्या कंपनी का मेंबर कौन है, मैं हूँ, 51% शेयर होल्डर किए हैं, क्या जो फ्रॉड जो लोग विक्टिमाइज हुए हैं वो मेरे पास आएंगे, मैंने कहा भाग जाओ यहाँ से, कंपनी एंड मी आर सेपरेट लीगल एंटिटी। वो कहेंगे रुक जाओ सर, कॉर्पोरेट वेल का पॉइंट नंबर 4 पढ़ो, अगर आपने सब्सिडरी बनाई है और सब्सिडरी सारा आपके हिसाब से आपके रेगुलेशन के हिसाब से काम कर रही है, देन इट इज कंसिडर एज मेंबर एंड कंपनी आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और एग्जांपल लगा था, अच्छे से करवा दिया। फिफ्थ, कंपनी का काम ही क्या है, फ्रॉड और इलीगल काम करना। मैंने वंश ने कंपनी बना दी, हथियारों की तस्करी करेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, ड्रग्स की सप्लाई करेंगे, ऐसे काम जो लोग की नजर में इलीगल है वो करेंगे। आके कल को कंपनी अपने को पकड़ेगी या कंपनी को पकड़ेंगे पुलिस वाले, हम बोल देंगे पुलिस वाले हमें कुछ मत बोलो,
जाके कंपनी का पकड़ो, हम अलग है। वो आएगा पुलिस वाला आएगा, बेटा आ जा, चलते हैं जल्द। तेरे को मैं बताता हूँ वो क्या बोलेंगे। 5th पॉइंट के हिसाब से आपके कंपनी बनाने का इंटेंशन क्या था सर? फ्रॉड करना, इलीगल एक्टिविटी करना। हेंस यू एंड कंपनी आर ट्रीटेड एज सेम पर्सन। तो चारों पॉइंट क्लियर हो गए। 3rd पॉइंट करते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। मैंने क्या कंपनी किस लिए खोली? देखो, लॉ का उल्लंघन करने के लिए। लॉ का उल्लंघन करने के लिए कैसे? आपने पढ़ा होगा कभी एम्प्लॉयज को क्या क्या चीजें मिलती है? एम्प्लॉयज को क्या क्या चीजें मिलती है? पीएफ मिलता है, प्रोविडेंट फंड का भी सुना होगा लाइफ में, बोनस मिलता है, ग्रेजुटी मिलती है, और बहुत तरह के ईएसआई इंश्योरेंस कंपनी करा के देती है, बहुत तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। मैंने कंपनी बनाई, एक और कंपनी में खुद कंपनी हूँ, मैंने कंपनी बनाई, लेट्स सपोज एबीसी लिमिटेड, मैंने खुद कंपनी बना ली। अब मैंने किसी भी कंपनी के, मुझे लॉ को फॉलो करना था, हर एम्प्लॉय को पीएफ देना था, बोनस देना था, ग्रेजुटी देनी थी, इंश्योरेंस करवाना था, मतलब लॉ को कंप्लायंस करना था। मैंने किसी भी एम्प्लॉय को नहीं दिया। आप 4 लोग मेरी कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप चारों को मैंने 10-10 लाख रुपए साल के एक्स्ट्रा देने थे इन 4 चीज़ों के, बोनस के, ग्रेजुटी के, पीएफ के और इंश्योरेंस के। मैंने चारों को नहीं दिया, आपने केस कर दिया। मैंने कहा मेरे पे क्यों केस कर, आप कंपनी पे केस करो, कंपनी देगी आपको अपने आप। क्या इस सिचुएशन में मैं लाइबल होऊंगा या नहीं? यस आई एम लाइबल, बिकॉज मैंने क्या कर दिया? लॉ का उल्लंघन कर दिया। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, कंपनी की एक लीगल ऑब्लिगेशन थी, क्या चीज? कि मुझे कंपनीज में वो एम्प्लॉयज को प्रॉपर ढंग से एक प्रॉपर इनकम अमाउंट का मुझे पैसा देना है, ठीक है। कंपनी के कुछ भी मैंने ऐसा लॉ, कंपनी एक्ट को फॉलो नहीं किया तो भी मैं पर्सनली लाइबल, कुछ भी मान लो आप, वो चीज़ के लिए मैं लाइबल होऊंगा। कंसेप्ट क्लियर? इन सीए इंटर लॉ में हम पढ़ाते हैं बच्चों को सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसमें क्या होता है? कंपनी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी को उसको क्या फुलफिल करना पड़ता है? CSR एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज। इफ company will unable to perform CSR activity, then the members are personally liable. बहुत इजी है। टू अवॉइड ए लीगल ऑब्लिगेशन, कुछ भी आप पे लीगल काम था वो आपने नहीं किया तो आप पर्सनली लायबल होंगे। इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में इंडिविजुअल में इनकॉर्पोरेट कंपनी विद इन सोल पर्पज ऑफ इवेडिंग, इवेडिंग मतलब लिख लो, नॉट फुलफिल्ड, इवेड करना, नॉट फुलफिल करना, क्या? एन एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन, सच ए कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी है जो उनकी लीगल रिस्ट्रिक्शन है और फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, वो चीज करना। जैसे क्या चीज? लाइन टू लाइन क्लियर हो गया। कुछ केसेस में क्या होता है? इंडिविजुअल मतलब मैं इंडिविजुअल हूं, हमने कंपनी बना लेते हैं, हमारा सोल पर्पस क्या होता है? इवेड करना, क्या करना? चोरी करना, क्या चीज? एक लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल ना करें। टू अवॉइड एन लीगल अनलीगल, टू अवॉइड एन एग्जिस्टिंग लीगल ऑब्लिगेशन। कैसे कैसे? 3 तरह की सर। कौन कौन सी? कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ड्यूटी थी वो, या फिर कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन, और एम्प्लॉय को मैंने पीएफ देना था 10%, वो मैं नहीं दे रहा, जाओ मैं नहीं दे रहा, कंपनी से जाके केस करो, नहीं मैं पर्सनली लायबल होऊंगा। कॉन्ट्रेक्चुअल ड्यूटी। सेकंड कौन सा बच्चों? लीगल रिस्ट्रिक्शन। थर्ड फाइनेंशियल लायबिलिटी। वो चीज पेपर में इतना भी लिख के आओगे, बहुत अच्छा इंप्रेशन जाए। इन सर्टेन केसेस सम इंडिविजुअल फॉर्म ए कंपनी in order with the sole purpose to avoid या to evade legal obligation such as contractual duty और financial liability and legal restriction। कर लोगे? यस, समझ में आ गया पॉइंट? अच्छे से इजी लग रहा है? लो, बहुत अच्छी लैंग्वेज में बना के लिखा हुआ है। चलो, इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट, यदि कोर्ट को मालूम पड़ता है कंपनी वाज जस्ट फॉर्म्ड, कंपनी बनी है एज मेयर डिवाइस टू सर्कमवेंट। व्हाट डू यू मीन बाय सर्कमवेंट? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टू अवॉइड समथिंग, किसी चीज को अवॉइड करने के लिए। देन सच ऑब्लिगेशन इट मे चूज टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल, कोर्ट इस केस में कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट कर देगा। इफ द कोर्ट फाइंड दैट द कंपनी जस्ट फॉर्म, कंपनी जस्ट फॉर्म मेयर डिवाइस टू सर्कमवेंट, आप लिखो, लैंग्वेज याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2 बार लिखोगे भी ना, 1 बार लिखोगे भी इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। डेली पढ़ोगे, नोवेल की तरह पढ़ोगे, पेपर तक तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। किसी ने हनुमान चालीसा कभी याद किया है लाइफ में? मुझे ऐसा नहीं लगता पर्सनली। हनुमान चालीसा किस किस को आता है पहले ये बताओ, किस किस को हनुमान चालीसा आता है?
किसी ने कभी याद करने की कोशिश की, जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ऐसे करके याद किया? नहीं सर, हमें बचपन से हैबिट सिखाई गई, आप रेगुलर पढ़ो उसे। पढ़ने से हमें देखो, बच्चों से, हमारी छोटी उम्र से हमें इस चीज को, कंसेप्ट को पता चल गया था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसतियो लोक उजागर, इस टाइप से हमें आएगा। कैसे हुआ याद? सर ये मैंने तो रट्टा लगाया ही नहीं कभी, हमने सिर्फ एक पढ़ा, दिमाग में चीज पंच होगी ना। ये नोट्स आपके लिए रामबाण की तरह इस्तेमाल होंगे बहुत अच्छे से पेपर में। कॉर्पोरेट एज एन इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ, बढ़िया ढंग से हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह ये चीज आप लिख के कॉपी में अंदर आज लिखोगे, घर जाके अपने हिसाब से नोट्स बनाओगे। मेरा काम था नोट्स देना, चार्ट देना, क्वेश्चन बैंक देना, आपको कंसेप्ट समझाना, आपके माइंड में पंच करना। रिटेन आप कॉपी में लिख के ही कर पाओगे। ऑलराइट, बाय डूइंग सो द कोर्ट डिसरिगार्ड द कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी, सेम वही चीज है, इंडिविजुअल और पर्सनली लाइबल। पढ़ो इस पॉइंट को अच्छे से, समझ में आ गया? ओके यस, पढ़ लिया? इजी लगा? पढ़ें थोड़ा, केस लो पढ़े, इसके बारे में कुछ करने वाली जरूरत नहीं है, क्या था, सिंपल पढ़ना। एग्जाम्पल लगा हुआ है, ए फॉर्मर एम्प्लॉय, व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मर? एक्स बोल सकते हैं, पुराना एम्प्लॉय जो हमारी कंपनी में पहले काम कर रहा था, अब काम नहीं कर रहा। उसके पास एक नॉन सोलिसिटेशन क्लोज था। उसके क्या, इसका क्या मतलब था? मैं मेरे, लेट्स सपोज मैंने क्या किया, एक कॉस्मेटिक की शॉप पे मैंने काम किया 2-3 साल। मुझे उसके सारे अफेयर्स पता चले गए। अफेयर्स मतलब कहाँ से वो सामान परचेज करता है, कस्टमर को क्या पॉलिसी लगा के वो सामान बेचता है, कैसे कैसे, सारे मुझे इंटरनल्स अफेयर्स पता चल गए उनके। मैंने क्या किया, उसने मुझे बोला था तू 5 साल तक कहीं और काम नहीं करेगा और मेरे जैसा काम कहीं और नहीं करेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं करूँगा। अब ये किसको क्या बोला जाता है? नॉन सोलिसिटेशन क्लॉज, ठीक है। उसने अब क्या किया, एक नई कंपनी बना ली, किसके नाम से? अपनी वाइफ के नेम से। उसने मेरे को मना किया था ना, मेरी वाइफ के नेम से तो मैंने कर ली। टू अप्रोच हिज एक्स एम्प्लॉयर क्लाइंट, जो उनके कस्टमर थे ना, एक्स एम्प्लॉयर मतलब जहाँ मैं पहले जॉब करता था, उस एम्प्लॉयर के क्लाइंट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए। द कोर्ट हेल्ड दैट द कंपनी वाज ए शेम, शेम मतलब फेक, क्रिएटेड स्पेशली टू डिफीट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या था मेरा? नॉन सोलिसिटेशन क्लोज का, कि तू कोई कंपनी नहीं बना सकता, मेरे क्लाइंट्स नहीं लेके जा सकता। वो कहता ठीक है मैं नहीं बना रहा, मेरी वाइफ का नाम तो कर सकता हूँ। उसने कर दिया। अब कोर्ट क्या बोला? कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मेंबर्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, दस लिफ्टेड द कॉर्पोरेट वेल। दोनों एग्जांपल समझ में आ गए? ठीक है, ऑलराइट। वर्कमैन एसोसिएशन रबड़ इंडस्ट्री लिमिटेड, एसोसिएशन रबड़ इंडस्ट्री, सेम वही चीज़ है, मैंने आपको बताया। सिंपल बता देता हूँ क्या चीज़ थी इसमें। एक ना रबड़ इंडस्ट्री लिमिटेड करके कंपनी थी। द केस रिजोल्व अराउंड दैट वर्कर, उन्होंने क्या मांगे? अपने वेजेस और बेनिफिट मांगे। किससे? कंपनी से। कंपनी को क्या थी? सिर्फ एक नॉमिनल और शेल कंपनी थी, सिर्फ एक कंपनी वैसे ही बनाई हुई थी किसी ने। उसमें उन्होंने इंप्लॉयज का, इससे सपोज करो मैंने मेरी कंपनी का मेन काम करवाना था, मैंने क्या किया, मेरे बहुत टैक्स लग रहा है,
मैंने सारे के सारे कंपनी शेल कंपनी बना ली। मैंने कहा एम्प्लॉयज़ को तुम उसके अंडर रजिस्टर्ड हो जाओ, तुम उस कंपनी के लिए काम करो, पैसा मैं कमा रहा हूँ, उस कंपनी के लिए काम करो। एम्प्लॉयज़ ने बेचारे भोले भाले थे, चले गए, उस कंपनी से उनको सैलरी नहीं मिली, वेजेस नहीं मिली, बेनिफिट्स नहीं मिले, वर्कर चले गए कोर्ट में। रबड़ लिमिटेड का रियल लाइफ केस है, वो चले गए कोर्ट में। कोर्ट वाले कहते, मैंने बोला यार मेरे को क्यों बोल रहे हो, जो कंपनी बनी उसको बोलो। कहता सर ऐसे तो मत करो, आपने हमें वहाँ भेजा था, वो रात गई बात गई, मुझे कुछ याद नहीं है, कंपनी से जाके वसूलो, मुझे कोई लेना देना नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा कि कंपनी और सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। आई एम द पर्सनली लाइबल फॉर ऑल द वेजेस एंड बेनिफिट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉइज। ऑलराइट, सेम वही चीज़ है, पढ़ लोगे इस कंसेप्ट को, पेपर में इतना डिटेल में नहीं आएगा, सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने इस चीज़ को आपको अच्छे से डिटेल में करवा दिया। बोलो यहाँ तक हो जाएगा क्या? सिर्फ होमवर्क है, जनरल रीडिंग लेनी है, पेपर के अंदर इतना डिटेल में, पेपर में हम सिर्फ ये चीज़ ही लिख के आएंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या था? टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, सेकंड टू अवॉइड द टैक्स लायबिलिटी, थर्ड टू डिफीट द लीगल ऑब्लिगेशन, फोर्थ टू फॉर्म ए सब्सिडरी कंपनी एज एन एजेंट, फिफ्थ टू फॉर्म द कंपनी विद डूइंग प्रॉपर इलीगल एंड फ्रॉडुलेंटल एक्टिविटीज। इस 5 केसेस में कॉर्पोरेट विल शिफ्ट हो जाएगी। समझ में आ गया? पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने कर लिया। अब ट्रस्ट मी, जो डिफिकल्टी लेवल था कंपनी लो का, आप ऑलरेडी उस चीज़ को क्रॉस कर चुके हो। अब बाकी के जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो इससे ज़्यादा रह जाएगा। कहने का मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा, अटके था नई चीज़, अब बाकी चीज़ आपको 50% हो जाएगी उसकी, और सिंपल ढंग से हमारा बचा हुआ कंपनी लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया किस सबको? पढ़ें आगे। क्लास, कंपनी कैसी है? क्लास मतलब कैटेगरीज ऑफ कंपनी। देयर आर 4 क्लास ऑफ कंपनी on the basis of members, on the basis of liabilities, on the basis of special companies, on the basis of control, on the basis of member। शायद आपको बिजनेस स्टडीज में आता है ना कंसेप्ट, कहीं ना कहीं +2 लेवल पे पढ़ते हो बिजनेस स्टडीज। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर में बताओ, दैट इज 1% कंपनी। पढ़ेंगे अच्छे डिटेल में ओपीसी क्या होता है, 1% कंपनी में सिर्फ 1% डायरेक्टर होता है। उसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी 3 तरह के ऑलरेडी कर चुके हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। थर्ड, कंपनी लिमिटेड बाय कंपनी स्पेशल कंपनी। कौन कौन सी? गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है? जिसकी 51% 51% मेजर शेयर होल्डिंग इज एक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। फॉरेन कंपनी कौन सी होती है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 सीए इंटर के अंदर बहुत अच्छे से चैप्टर आता है 4 नंबर का पक्का। हम तो यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पढ़ेंगे। एक कंपनी जिसका पोइम इंडिया में है, पोइम मतलब प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट उसका इंडिया में है, बट कंट्रोल कहाँ से हो रही है? आउटसाइड द फॉरेन कंट्री, जैसे अमेजोन हम आपका पढ़ेंगे। उसके बाद सेक्शन 8 कंपनी एनजीओज, एनपीओज, गौशाला, ट्रस्ट, वो कंपनी बना लेते हैं। उसके बाद पीएफआई, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज बैंकिंग कंपनीज। कंट्रोल मैंने करवाया। होल्डिंग मतलब ऐसी कंपनी जो किसी कंपनी के 50% क्या उससे ज्यादा शेयर होल्ड कर ले, दैट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या? ऐसी कंपनी जिसका किसी कंपनी ने 50% से ज्यादा शेयर होल्ड किया हो, सब्सिडरी कंपनी। एसोसिएट कंपनी क्या? जिस कंपनी का किसी कंपनी ने 20% से ज्यादा शेयर होल्ड किया हो, वो बन गई मेरी एसोसिएट। सतीश का मैंने 20% ज्यादा शेयर होल्ड किए हैं कंपनी के, मोहित के मैंने 51% किए हुए हैं, मोहित मेरी कौन सी कंपनी है? सब्सिडरी। आप मेरी कौन सी कंपनी हो? एसोसिएट कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ गया? बहुत अच्छे से नोट्स बनाए इस कंपनी के चैप्टर के हमने। पूरी लॉ में आपको ऐसे नोट्स मिलेंगे, ये देखो समझाने के लिए। स्मॉल कंपनी, छोटी छोटी हमारे है ना, सुपरमार्केट में जाके छोटे कम लोग होते हैं, प्राइवेट कंपनी। आपको फॉरेन कंपनी वाला चार्ट दिखा रहा था मेन, तो गवर्नमेंट कंपनीज आ गई है। ये देखो फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 बताया मैंने। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मज़ेदार है। ये सारी कंपनी सुनिए इंडिया के अंदर इस्टेब्लिश है। अलायंस, अल्फाबेट, अमेजोन, कोसन, माइक्रोसॉफ्ट, होंडा, सैमसंग, एक्सटोल, कैस्ट्रोल, एक्सिस बैंक, टोयोटा, बहुत तरह की कंपनीज हैं। सारी कौन सी कंपनीज है?
फॉरेन कंपनियां जिन्होंने अपना पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में बनाया हुआ है। ऑपरेशंस कहाँ से कर रही है? फॉरेन से। हुंडई कंपनी है, गाड़ियाँ आती हैं हुंडई की, किया की, कौन सी कंपनी है? जापानीज कंपनी है। इसी तरह सुजुकी कौन सी कंपनी है? जापानीज कंपनी है। होंडा कौन सी कंपनी है? जापानीज। इस टाइप से कंपनी जो बाहर बनती है इंडिया में अपना काम करने के लिए फॉरेन। ठीक है, आज की क्लास में मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा नहीं करवाऊंगा। फर्स्ट करते क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स नहीं करते, पहले हम लाइबिलिटी करते हैं, क्योंकि लाइबिलिटी वाला आप करके आए हो, इजीली हो जाएगा। चले, इजी लग रहा है कंसेप्ट? फर्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लिमिटेड बाय शेयर करवाने की जरूरत है नहीं सर, पर मैं फिर भी करवा देता हूँ, कंसेप्ट है देखो, दोबारा कर लो, आपका रिवाइज हो जाएगा कंसेप्ट। ओके, बोलो लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए कितनी है इसमें? सबसे पहले क्या है? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, शेयर से लिमिटेड है, शेयर्स कैपिटल मिली हुई है। कितनी इसकी मैक्सिमम लाइबिलिटी है? 10,000 शेयर है, 10 रुपए का। वो 1 लाख से ज्यादा रुपया कंपनी को नहीं दे सकता इन एनी केस, क्योंकि मेंबर्स की लाइबिलिटी आर लिमिटेड अप टू द एक्सटेंड ऑफ शेयर होल्डिंग। बट अभी और कितने हैं अमाउंट लाइबल? पे कितना कर दिया उसने? 8 रुपए की है। अभी और लाइबिलिटी कितनी है? 10 माइनस 8, 20,000 रुपये। तो दे, अभी तक दूसरे दिए कितने हैं? सिर्फ ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 80,000 दिए हैं। तेरे को मैक्सिमम तरफ से कितना लेंगे? तेरी पेड अप शेयर, सॉरी तेरी पेड अप वैल्यू से, इशू प्राइस से तेरा हम उससे ज्यादा नहीं लेंगे। 10 रुपए का शेयर था, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तूने दिया कितने? 80,000 दिए, 20,000 और दे दे। ऐसे कंसेप्ट। सेक्शन 2 सब सेक्शन 22। सर हमें सेक्शन याद नहीं करने, सर बच्चों हमें अपने को सेक्शन याद नहीं करना, सिर्फ एक रेफरेंस के लिए। सेक्शन 2 सब सेक्शन 22 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम, पढ़ेंगे आगे क्या होता है, एमओए, टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय द शेयर्स। क्या मतलब? सेक्शन 2 क्या बोलते हैं? लायबिलिटी ऑफ द मेंबर क्या होगी कंपनी के? बोलो, लिमिटेड होगी। लिमिटेड मतलब एक हद तक होगी। कितने हद तक? जितना आपका मेमोरेंडम में उसकी अमाउंट दिखाई हो, शेयर की अमाउंट। इसमें कितनी थी मेमोरेंडम में? एग्जाम्पल में 10 रुपीज, इतनी ली होगी। बट इफ एनी कोई अनपेड है तो अनपेड वैल्यू तक लिमिटेड होगी। इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंसेप्ट क्लियर? कोई डाउट बोलो, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। यस, इफ दस इंप्लाइज दैट, इसका क्या मतलब हुआ? दैट फॉर मीटिंग ऑफ डेट ऑफ द कंपनी, डेट मतलब कर्जा, कंपनी का कर्जा चुकाने के लिए शेयर होल्डर में कॉल, शेयर होल्डर को कॉल किया जाएगा वाया डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर भाई साहब पैसे दो, अपॉन टू कंट्रीब्यूट, कितना दो? अप टू द अमाउंट, टू द एक्सटेंड, कितना? जितना उसका अमाउंट है, विच रिमेन अनपेड, जितना उसका अनपेड है। कितना अनपेड था? 2 रुपया, 10,000 इंटू 2, 20,000 और दे दो, उनको कॉल करा जाएगा। ही सेपरेटली प्रॉपर्टी, उनकी शेयर होल्डर की सेपरेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी इनकम्पास टू मेट द कंपनी डेट। हम शेयर होल्डर के घर, गाड़ी, मकान, बंगला पे कोई कंपनी का कोई राइट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? इट मे बी वर्थ वाइल टू नो दैट दो ए शेयर होल्डर इज ए को ओनर ऑफ द कंपनी, भैया चाहे कंपनी का शेयर होल्डर ओनर ही क्यों ना हो, बट ही इज नॉट द को ओनर ऑफ द कंपनी एसेट, कंपनी के एसेट की आपके पास ओनरशिप नहीं है। रिलायंस कंपनी के मैंने 10,000 शेयर होल्ड किए हुए हैं, आई एम द ओनर ऑफ रिलायंस लिमिटेड कंपनी इन बुक्स। बट एक्चुअली क्या है? एक्चुअली ओनर कौन है उनका? सर उनके एमडीज है। मेरा बात समझो, उनकी प्रॉपर्टी है मेरा राइट नहीं है, सिर्फ उनके डिविडेंड, उनके शेयर वैल्यू पे मेरा राइट है। द ओनरशिप ऑफ द एसेट्स रिमेन विद द कंपनी बिकॉज इट्स नेचर एज ए लीगल पर्सन। ये तो कर चुके हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है इसलिए।
कंपनी के एसेट किसकी प्रॉपर्टी है? कंपनी के खुद की प्रॉपर्टी है। द एक्सटेंड ऑफ राइट एंड ड्यूटी ऑफ द शेयर होल्डर आर ओन्ड बाय शेयर होल्डिंग। जितना उनका शेयर होल्डिंग होगा उतना ही उनका राइट होगा, उससे ज्यादा आपका राइट नहीं होगा। ठीक है। कंपनी में बच्चों 5 लाख शेयर, अथोराइज्ड कैपिटल कितनी है? 5 लाख। आपने कितने शेयर होल्ड कर रखे हैं? मैक्सिमम 1 लाख। तो कितने परसेंट ओनरशिप आपके पास? 20% बोल सकता हूँ। कितनी शेयर होल्डिंग है उतना। फर्स्ट लाइन फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, बहुत सिंपल था। अब आज शेयर कैपिटल नहीं है, आपने बोला कंपनी में सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं 40% तक की गारंटी देती हूँ, कंपनी में कोई दिक्कत है, आई एम हेयर। शेयर होल्डर ये बोला 40% मैंने क्या ले ली कंपनी की? सीधी ले ली, कोई शेयर श्योर नहीं है मेरे पास, सीधी 40% मैंने ओनरशिप ले ली, उसकी बदले में गारंटी दे दी। कंपनी लिमिटेड बाय, it defined that a company limited by the guarantee having the liability of the member is limited। कितनी लिमिटेड है? जो मेमोरेंडम में बोला गया, जितने की उसने गारंटी ली हुई है। अंडरटेक बाय द मेमोरेंडम टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ वाउंड अप। जब कंपनी का दिवालिया निकलेगा, कंपनी वाउंड अप होगी, कंपनी नुकसान में जाएगी, तो मैं 40% तक, जितना नुकसान होगा उसका मैं 40% तक दे दूंगा। जब जब कंपनी प्रॉफिट में आएगी 40% तुम मेरे को दे देना। यही मतलब हुआ। अब शार्क टैंक देखते हो आप, उसमें बोलते हैं हमको आपको इक्विटी देंगे, मुझे आपकी इक्विटी 20% पे लूंगा मैं। डाइल्यूट करते हैं इक्विटी एंजल इन्वेस्टर के थ्रू या डिबेंचर दूंगा हम आपको। इसका क्या मतलब होता है? कंपनी लिमिटेड बाय क्या ले रहे हैं? एक टाइप से गारंटी ले रहे हैं, शेयर्स नहीं लेते, वो गारंटी लेते हैं, इतने रुपए में हम आपको कंपनी मुझे सौंप दो। ठीक है, सेम वही चीज। दस द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द गारंटी कंपनी इज लिमिटेड। कितनी? जितनी आपने अपने मेंबर में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपने स्टिपुलेशन दी हुई है, 20%, 30%, जितनी अमाउंट की आपने दी हुई है। मेंबर कैन नॉट बी कॉल्ड अपॉन बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड अमाउंट। जितना आपने स्टिपुलेट किया उससे ज्यादा आपको बोला ही नहीं जाएगा। 30% है, 2 लाख का घाटा लगा, 60,000 दे दो, उससे ज्यादा मत दो। 30%। क्लियर हो गया? यहाँ तक पढ़ो एक बार यार। चलो, दोनों में बेसिक डिफरेंस समझ में आया। अब ये देखो कॉमन फीचर क्या है गारंटी कंपनी का और लिमिटेड बाय द शेयर का, कि दोनों के दोनों केस में मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड होगी। चाहे कंपनी बाय लिमिटेड बाय गारंटी हो, चाहे लिमिटेड बाय शेयर्स हो। इन द लेटर केस, लेटर मतलब कंपनी
लिमिटेड बाय गारंटी वाले केस में मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लेटर मतलब सॉरी पहले वाले केस में कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, कितनी अमाउंट रिमेनिंग अनपेड ऑफ द शेयर, जितनी अनपेड वैल्यू है। बट दूसरे केस में क्या होगा, उनकी गारंटी के हिसाब से होगी। दोनों की स्टिपुलेशन कहां पे होगी, कंपनी के मेमोरेंडम में। ये सिर्फ समझाने के लिए रीड लिख लो ऊपर, जितना मेमोरेंडम के अंदर होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। कंपनी के शेयर होल्डर को पैसा कब मांगा जाएगा, जब कंपनी का नुकसान होगा, कंपनी घाटे में जाएगी, कंपनी वाइंड अप होगी, कंपनी बंद होगी, तब लिमिटेड बाय शेयर में हो उनको कंपनी को कॉल किया जाएगा। बट सर अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, कभी भी फोन कर सकते हैं, भाई साहब हमें कैसेट लेना है 40% जल्दी से अमाउंट भिजवा दो, कभी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है वाउंड अप के ऊपर वो केस हो। दोनों कंसेप्ट समझ में आगे। However, the point of distinction between these two companies is that the former case के अंदर क्या होगा, पढ़ना फॉर्मर केस के अंदर क्या होगा, एक सेकंड रुको, थैंक यू। इन द फॉर्मर केस द मेंबर में कॉल्ड अप अपॉन टू डिस्चार्ज देयर लायबिलिटी, कितना, अपने अमाउंट ऑफ अनपेड, ओनली इन केस ऑफ फाइंडिंग अप। कंसेप्ट समझ में आया। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, अगर पैसा कंपनी ने वापसी लेना है शेयर होल्डर से अनपेड वैल्यू का, कब मांग सकती है, जब कंपनी बंद होने जा रही हो, अदरवाइज कंपनी हमको फोन नहीं कर सकती। बट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो कभी भी फोन करके पैसा मांग सकती है, बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। बट इन द लेटर केस, अब वाले केस में दे में कॉल्ड अप अपॉन एनी टाइम, कभी भी फोन कर सकती है कंपनी के लाइफ टाइम में भी और वाइंडिंग अप के बीच में। दोनों में पॉइंट समझ में आ गया। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में कब फोन करेगी कंपनी शेयर होल्डर को पैसा मांगने के लिए, सिर्फ जब कंपनी वाउंड अप हो रही हो, कंपनी बंद हो रही हो। बट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कब करेगी, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कभी भी फोन कर सकती है। आपने मुझे मेरी अपनी शेयर होल्डिंग में कितनी गारंटी दी, 40%। मेरे को एक एसेट परचेज करना है, आपको कॉल कर देता हूँ डायरेक्टर्स, मैडम 40% पैसा भिजवाना, 2 लाख की मशीनरी लेनी है हमने, जल्दी से मुझे 80,000 रुपये भिजवा दो। कभी भी कॉल कर सकते हो, यस करूँगा। बट आपके शेयर होल्डर में 2 रुपये लेने हैं, आपसे अनपेड 2 रुपये लेने हैं, तो मैं कब करूँगा, जब मेरे को जरूरत पड़ेगी तब, सेकंड कॉल पे, नहीं तो जब कंपनी वाउंड अप हो रही हो तब। कंसेप्ट समझ में आ गया पूरा, बहुत सिंपल है, रिलेट करोगे समझ में आ जाएगा। दोनों में कोई डाउट, एनी डाउट एनीवन, पहले आगे एक और पढ़ो। तीन नंबर पॉइंट करें एक बार, अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 19 पे आ जाओ। 18 वाला एक बार के लिए छोड़ देना, समझाऊंगा इसमें क्या चीज़ है। 19 पे आ जाओ, कम ऑन। अब देखो थर्ड पॉइंट कौन सा था, अनलिमिटेड कंपनी, बहुत अच्छा सा डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें क्या चीज़ थी देखो, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, 3 लोग थे, तीनों क्या थे, जनरल पार्टनर से, पार्टनर मतलब शेयर होल्डर थे। उन्होंने कंपनी में कितना कितना रुपया डाला, एज ए वन काइंडली सी ऑन द स्क्रीन। उन्होंने कंपनी में कितना कितना रुपया डाला, 10,000 डॉलर डाले। फॉरन की बात चल रही है, टोटल कंपनी में कितना रुपया आया, $30,000। अब कंपनी ने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया, लायबिलिटी कितने की इनकर करी उसने, 90,000। भैया कंपनी का पैसा कितना था, $30,000। कंपनी ने लगाए कितने, $90,000 की बिल्डिंग परचेज कर ली, मशीनरी परचेज कर ली। अब कंपनी बोली $60,000 कहाँ से लेके आए, दोबारा भैया मेंबर्स को कॉल किया, ऐसा नहीं है लायबिलिटी को देने के लिए, तो मेंबर अनलिमिटेड कंपनी में क्या करेंगे, $20,000 और देंगे कंपनी को। शेयर 20,000 बना ना, 3 जनों का 60,000 बना, और अनलिमिटेड कंपनी में ये होगा, मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, जितना कंपनी में पैसा चाहिएगा उस कंपनी हिसाब से पैसा शेयर होल्डर देंगे। बेसिकली ये प्राइवेट कंपनीज में होता है, ठीक है। सेक्शन 292 ऑफ कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स दैट अनलिमिटेड कंपनी एज ए कंपनी नॉट हैविंग लिमिटेड and not having any limit on the liability of the member, in such company the liability of a member ceases when he ceases to the member। मतलब इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ceases मतलब यहां पे लिखो खत्म होना,
हिंदी में खत्म होना लिखो, इंग्लिश में लिखो वैनिश। अगर मैं मेंबर कंपनी का हूं, इसमें लिखा है जो मैंने हाईलाइट किया, इन सच केस द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज सीजेस। लायबिलिटी मेंबर की जीरो कब होगी? जब मेंबर या तो खुद एक्सपायर होगा या वो मेंबरशिप छोड़ेगा, शेयर बेच देगा, तभी होगी, या फिर वो मेंबर कंपनी से हट जाएगा। जब तक वो जिंदा है और कंपनी में है, जब तक वो जिंदा है, अप टू द टाइम व्हेन ही इज अलाइव और इज द मेंबर ऑफ द कंपनी, ही इज रिमेन लाइबल टू द अनलिमिटेड डेट ऑफ द कंपनी। जब तक वो कंपनी में है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। कंसेप्ट क्लियर हो गया? अनलिमिटेड लायबिलिटी खत्म कैसे होगी? द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर सीजीज। कब खत्म होगी? व्हेन ही सीजीज टू द मेंबर, जब वो मेंबर से नाम उसका हट जाएगा, जब मेंबर ही कंपनी का नहीं रहेगा। कंपनी का मेंबर कौन से दो केसेस में नहीं रहेगा? जब तक वो जिंदा है तब तक, या फिर उसने मेंबरशिप कंपनी की छोड़ दी, शेयर्स बेच दी। दोनों पॉइंट क्लियर? द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर, हर मेंबर की कितनी है? एक्सटेंड टू द होल अमाउंट ऑफ द कंपनीज डेट। ये देखो कितना खतरनाक पॉइंट है ये। द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड, कितना? द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर कितना है? जितना कंपनी का कर्जा है, जितना कंपनी की लायबिलिटी है तब तक उनकी लायबिलिटी है। कंपनी का कर्जा कभी खत्म नहीं हो रहा, मेंबर की लायबिलिटी कभी खत्म नहीं हो रही, ठीक है। एंड द लायबिलिटीज, ठीक है, बट ही विल इंटाइटल टू क्लेम कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर। इसके साथ साथ क्या होंगे? वो अदर मेंबर से भी कॉन्ट्रीब्यूशन मांग सकते हैं। ये क्या चीज थी? $90,000 माइनस 60-30,000 डॉलर, कितने रुपए की लायबिलिटी शॉर्ट पड़ रही थी बच्चों? क्या ये अकेला मेंबर पे करेगा? ये भाई साहब नहीं, ये तीनों से मांग सकता है। कोई तो चीज करवाई मैंने इसमें आपको। इन केस ऑफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, द एओए हम पढ़ेंगे, मस्ट स्टेट द अमाउंट, कितना कंपनी का इस शेयर होल्ड करेगा। as long as the company is going concern entity, the liability of the share is only the liability which can be enforced by the company। लगातार कंपनी बेसिस पे काम कर रही है, लायबिलिटी उनकी कितनी होगी? जितनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लियर कट दिखा होगा कि शेयर होल्डर के पास इतना रुपए है। बोलो कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया था आर्टिकल के हिसाब से? कंपनी के आर्टिकल तो उसके हिसाब से उन्होंने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था? $10,000। स्टार्टिंग में $10,000 डाले थे पर मेंबर ने, पर धीरे धीरे कंपनी की लायबिलिटी कितनी होगी उनकी $60,000 शॉर्ट पड़ रहे थे, तो मेंबर्स ने इजीली उनको पे किया। दैट इज द प्रोसेस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी। अब पढ़ो, द क्रेडिटर कैन इंस्टीट्यूट मतलब स्टार्ट करना, प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई। द क्रेडिटर कैन इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग, स्टार्ट कर सकता है फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर द क्लेम ऑफ द क्लेम्स। कंपनी बंद हो रही है, सबसे पहले इसको टेंशन होगी, मैंने पारस को ना बहुत सारे पैसे लेने हैं, मेरे से बहुत सारा स्टॉक उधार परचेज करके बैठा है, मुझे पता चला पारस लिमिटेड बंद हो रही है, जो टेंशन होगी। पैसा कहाँ से देगा? मैं गया भागा भागा आपके ऑफिस, अनलिमिटेड कंपनी थी, सीधे जाके मैंने मेंबर के जाके लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया, पैसा दो पैसा दो। इस केस में क्रेडिटर कब करेंगे प्रोसीडिंग? कब मैं आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट करूंगा? जब आपकी कंपनी वाइंडिंग अप हो रही होगी, अदरवाइज क्रेडिटर इस चीज में नहीं बोलेंगे। सेकंड, ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो कंपनी का लिक्विडेटर आता है, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, आरओ से अपॉइंट करती है कि कंपनी में सारा हिसाब किताब करो, लेने वालों को लो, देने वाले को दो, पैसे जल्दी से फारिग करो। मेक कॉल द मेंबर, मेंबर को कॉल करेगा अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन डालने का टुवार्ड्स द लायबिलिटी ऑफ द डेट विच आर अनलिमिटेड। इस केस में लिक्विडेटर ने कितने रुपए मेंबरों से मांगे? जल्दी बोलो। लिक्विडेटर आ गया, 60,000 रुपए शॉर्ट पड़ रहे थे, कंपनी में पैसा नहीं था, लिक्विडेटर ने तीनों मेंबर को बोला जल्दी से 20-20 हजार डॉलर और भिजवा दो, हमें जरूरत है, आप कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी है, हम पैसों की भरपाई आपसे करेंगे। बिल्कुल सिंपल लगा, 2-3-4 लाइनें 5 लाइनें अपने हिसाब से मैनेज करोगे, बोलो मुश्किल नहीं लगा? मेक श्योर अच्छे से करो, इसको पढ़ो। एक केस लो है छोटा सा, वो मैं करवा देता हूँ, उसके बाद क्लास लो की यहीं ओवर करते हैं। समझ में आ गया लोगों का सारा कंसेप्ट? ज़्यादा हमने किया नहीं, 2 कॉर्पोरेट वेल की जो की एक्सेप्शंस साइड बाय साइड, एक कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी की, ये पढ़े। पढ़ते हैं इशू। नरेंद्र कुमार अग्रवाल भाई साहब एक हमारे थे, वर्सेस सूरज मालो, 2 लोगों के बीच में क्या चल रहा है? झगड़ा। सरनेम से क्या पता चल रहा है केस कहाँ का है? इंडिया का है। अग्रवाल तो ऑब्वियसली इंडिया में होंगे, ब्रिटिश में तो अग्रवाल बैठे नहीं होंगे, ऑब्वियसली इंडियंस होंगे, ओनर तो अपने नाम के आगे पीछे सरनेम में अग्रवाल नहीं लगाएंगे। एनीवेज इंडिया का केस लो, इंडिया में हाउस ऑफ लॉर्ड आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा? सुप्रीम कोर्ट।
Supreme Court has laid down that the right of the guarantee company to refuse the step of transfer of the member of his interest in the company is on different footing than the company limited by shares. क्या मतलब वो इसका था? अब जो लिमिटेड बाय कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, आप एक बार इसको यहाँ से ना पढ़ो, आप इसको सबसे नीचे उल्टा स्टार्ट करो, उल्टा स्टार्ट करो, इस केस लोग आपको बेटर समझ में आएगा। कंक्लूजन क्या? ओनली ए रजिस्टर्ड मेंबर इन द कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी without share capital can ask for the remedy for operation and mismanagement. What do you mean by operation and mismanagement? कंपनी के अगेंस्ट कार्रवाई करना, कंपनी हमारे पैसे नहीं दे रही, इसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट चैप्टर में। कौन कर सकता है? सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर, जो कंपनी के शेयर होल्डर लिस्ट में उनका नाम है, सिर्फ वही लोग कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। ओनली द रजिस्टर्ड मेंबर इन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल कैन सीक रेमेडीज। रेमेडीज मतलब हेल्प मांग सकते हैं। कौन मांग सकते हैं? ओनली द रजिस्टर्ड मेंबर। ऑल क्लियर? सेकंड, बेनिफिशियल ओनरशिप और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट इज नॉट सफिशिएंट टू क्लेम सच राइट। बेनिफिशियल ओनर, या सपोज करो मैंने ना सतीश को रुपया देना था 2 लाख रुपए, मान के चलो एक बार देने थे, ठीक है। आपने क्या किया? मैंने कहा मेरा पैसे नहीं पड़े, मैं आपके ना कंपनी के शेयर इनडायरेक्ट परचेज कर लेता हूँ। मेरी बुक्स में मैंने आपको क्या दिखाया? मैंने कंपनी के 4 लाख शेयर होल्ड किए, 4 लाख रुपए की कैपिटल होल्ड करी, 2 लाख मेरी, 2 लाख आपकी। किसके नाम से? एक्चुअली नाम तो मेरा ही है कंपनी में। बेनिफिशियल ओनर कौन है इसके? 50% के आपको भी देने। मैंने आपको जो पैसा देना था, मैंने कहा पैसा नहीं है, कंपनी के शेयर परचेज कर लूँ मैं, आपने एक्सेप्ट कर लो, बेनिफिशियल ओनर तो आप हो गए। यस, ऑल क्लियर? इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा? आप कंपनी पे केस कर सकोगे? द आंसर इज नो। रजिस्टर्ड मेंबर कौन हूँ? मैं हूँ। मैं जाके केस करूंगा कंपनी पे पैसा दो, या मैं जाके कंपनी से रेमेडीज की हेल्प मांगूंगा, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, जो अगर मेरे को कोई नुकसान हुआ है तो। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? इन केस कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, मेंबरशिप इज नॉट बेस्ड ऑन शेयर होल्डिंग। पता ही है कंपनी बाय लिमिटेड में क्या शेयर कैपिटल होती है? द आंसर इज नो। शेयर कैपिटल तो होती है, इसमें सिर्फ शेयर्स की बात करते हैं, 20%, 30%, 40% हिस्सेदारी की बात करते हैं। बट ओन लिस्टेड एज ए मेंबर इन द रजिस्टर, बट जितने मेंबर्स होंगे, सपोज करो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी आप 7-8 लोग आके मेरे को बोला 10% हमें गारंटी हम बैठते हैं, तो मैंने कंपनी के शेयर्स में तो आपका नाम लिखूंगा ना। मैं शेयर वाली की बात नहीं कर रहा, मैं शेयर हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ। 10%, 10%, 10% आपको डालूंगा, आप मेरे कंपनी क्या होंगे? शेयर होल्डर हो गए। वैसे तो शेयर्स होल्ड नहीं कर रखे, हिस्सेदारी होल्डर हो गया, ऐसे समझो, उसमें नाम डालूंगा। सिंस नरेंद्र कुमार अग्रवाल का नाम भाई साहब आ ही नहीं रहा रजिस्टर के अंदर, तो भैया ये लोग स्टैंड टू फाइल पिटिशन अंडर सेक्शन 397, 398, मतलब ऑपरेशन एंड मिस स्टेटमेंट में ये काटो यहाँ से, ही हैज नो राइट लिखो, नो राइट टू फाइल पिटिशन अंडर सेक्शन 397 एंड 398। इतना डिटेल में नहीं करना, प्रिवेंशन ऑपरेशन एंड मिस मैनेजमेंट का सेक्शन होता है, उसमें वो सेक्शन में नहीं कर सकता। कंसेप्ट समझ में आया? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में क्या होगा? शेयर होल्डिंग होगी, हिस्सेदारी होल्डिंग होगी। सिर्फ जो हिस्सेदार होल्डिंग लोग हैं वो ही उसके अगेंस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। अब दोबारा उल्टा पढ़ो, कंपनी का नेम क्या था? द केस इन्वॉल्व इन ए कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट हैविंग शेयर कैपिटल। पेटिशनर का क्लेम क्या था? केस किसने किया? नरेंद्र कुमार अग्रवाल ने। नरेंद्र कुमार अग्रवाल कौन है मेरे एग्जाम्पल में? आप हो, आप बेनिफिशियल ओनर थे, आपने जाके राइट मांगा मेरे से, मैंने कहा मैं आपको पैसा नहीं देता, आपने कहा सर आपने मेरे नाम से उस कंपनी शेयर परचेज किया है ना, चले गए कंपनी के अंदर, आपने उस कंपनी पे शेयर क्लेम केस कर दिया। रजिस्टर में किसका नाम है? मेरा नाम है, आई एम द रजिस्टर होल्डर। कंपनी कहती जाओ मैं नहीं करती, कंपनी इज राइट। नरेंद्र कुमार अग्रवाल क्लेम टू बी द मेंबर, आपने बोला मैं मेंबर हूं उसका, बेस्ड ऑन आपका क्या है? बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, एन एलिज्ड ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, आपने उनको कंपनी पे एलिगेशन लगाया, उन्होंने आपने मेरे साथ मिसमैनेजमेंट किया, ऑपरेशन धोखाधड़ी करी है। लीगल स्टैंड 399 क्या बोलता है? ओनली, ये आ जाओ इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करो, 399 क्या करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन मार्क करो, ओनली ए रजिस्टर्ड मेंबर कैन फाइल सच, सिर्फ रजिस्टर्ड मेंबर ही कर सकता है, बेनिफिशियल ओनर नहीं कर सकता। अब पढ़ो ऊपर समरी, वही है, क्या क्लेम बेनिफिशियल ओनर ने होल्ड किया, कर सकता है या नहीं कर सकता, कोई चीज है, हो जाएगा। केस लो की 1 मिनट की समरी 60 सेकंड में मैं जल्दी से बताता हूँ आपको। नरेंद्र कुमार अग्रवाल मेरे केस में कौन था? तीश ने मेरी कंपनी के बेनिफिशियल शेयर किए। कैसे? मैंने इसको 2 लाख रुपए देने थे, मैंने कहा यार मेरा 2 लाख रुपए नहीं है, मैं आपको 2 लाख के शेयर परचेज कर दूं। मेरी बुक्स में बेनिफिशियल ओनर है, कंपनी की बुक्स में बेनिफिशियल ओनर सतीश है। मैंने कंपनी को बोला भैया 2 लाख शेयर इसके नाम है,
रजिस्टर शेयर होल्डर अभी तक मैं हूँ टोटल का। अब इसने पैसे मेरे से लेने थे, मैंने मना कर दिया, कहता मैं कंपनी में जाऊंगा, कंपनी पे केस कर दिया, कोर्ट केस में चला गया, केस कोर्ट में चला गया। वहां जाके क्या हुआ, कोर्ट वाले क्या बोले, आप क्या हो बेनिफिशियल ओनर, आप नरेंद्र कुमार अग्रवाल हो, मैं कौन हूँ, मैं सूरज माल्लू करके हूँ, मैं उस भरपाई नहीं को, आप सारा कंपनी मेरे को रिस्पॉन्सिबल करेगी, मेरे को राइट है पेटेशन करने का ऑपरेशन मैनेजमेंट में, बेनिफिशियल ओनर को कोई राइट नहीं है। बेसिकली वही चीज है। अब क्लियर, लॉ की क्लास यहीं तक कंटिन्यू रखें, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को अच्छे से? यस एवरीवन, चलें, क्लास इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से क्लास में नोट्स बना लें अपने अपने हिसाब से। आज की क्लास में हमने पढ़ा कॉर्पोरेट वेल्थ की, हमने 2 थ्योरीज और पढ़ी, एक्सेप्शंस की उसमें पढ़ा था हमने। फर्स्ट पॉइंट इज टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, सेकंड पढ़ा हमने टू अवॉइड एन लीगल ऑब्लिगेशन, वो अच्छे से नोट्स बना लेना, बाकी तीनों के बना ही लिए होंगे। इसके साथ हमने पढ़ा क्लासेस ऑफ द कंपनी, लाइबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी। तीनों पॉइंट्स के अच्छे से नोट्स बना लेना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।